हेलो एवरीवन, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलो एक छोटा सा इमेजिनेशन गेम खेलते हैं। सोचो, अगर लाइफ में ना कोई मोबाइल फोन हो, ना रहने के लिए कोई पक्का घर और एक घने जंगल में रहना पड़े, तो कैसे सर्वाइव करेंगे? बिना किसी बेसिक सुविधा के एक दिन भी निकालना कितना मुश्किल होगा, राइट? एग्जैक्टली। और पता है, अर्ली ह्यूमंस यानी हमारे शुरुआती एंसेस्टर्स बिल्कुल इसी तरह सर्वाइव करते थे। मतलब ना कोई सुपरमार्केट, ना कोई फूड डिलीवरी। अगर भूख लगी है तो खुद शिकार करना होगा या पेड़ों से फ्रूट्स तोड़ने होंगे। ये सुनने में किसी एडवेंचर मूवी जैसा लग रहा होगा, पर अर्ली ह्यूमंस के लिए ये कोई मूवी नहीं थी, उनकी डेली लाइफ थी। आज हम इस एक्सप्लेनर में इसी इंटरेस्टिंग जर्नी पर निकलेंगे। देखेंगे कि अर्ली ह्यूमंस की लाइफ कैसे धीरे धीरे चेंज हुई और कैसे इस दुनिया में सिविलाइजेशंस डेवलप हुई। और हाँ, सबसे मजेदार बात ये भी समझेंगे कि हिस्टोरियंस को इन सब के बारे में आखिर पता कैसे चलता है। तो जल्दी से देख लेते हैं आज हम किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ अर्ली ह्यूमंस की, फिर द 3 स्टोन एजेस, उसके बाद अर्ली सिविलाइजेशंस, और लास्ट में देखेंगे अनकवरिंग हिस्ट्री थ्रू सोर्सेज और क्यों मल्टीपल सोर्सेज मैटर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेक्शन से, इवोल्यूशन ऑफ अर्ली ह्यूमंस एंड द 3 स्टोन एजेस। हमारे एंसेस्टर्स की सर्वाइवल की इस पूरी कहानी को ना हम 3 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है पैलियोलिथिक एरा, जिसे ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। दूसरा है मेसोलिथिक एरा यानी मिडिल स्टोन एज। और तीसरा, जो सच में एक गेम चेंजर साबित हुआ, वो था नियोलिथिक एरा यानी न्यू स्टोन एज। चलो इन तीनों स्टेजेस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला स्टेज था पैलियोलिथिक एज। इस टाइम पर अर्ली ह्यूमंस हंटर गैदरर्स थे, मतलब उन्हें अपना खाना हंट करके या जंगल से फ्रूट्स और रूट्स कलेक्ट करके मिलता था। उनके पास कोई परमानेंट घर नहीं थे, इसलिए वो नेचुरल केव्स में रहते थे, जैसे इंडिया में मध्य प्रदेश की भीमबेटका केव्स। ये इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। और टूल्स बस सिंपल स्टोन टूल्स होते थे, जिनका एक ही मकसद था, किसी तरह बस सर्वाइव करना। फिर टाइम आगे बढ़ा और हम पहुंचे मीजोलिथिक एज में। यहाँ चीजें थोड़ी बेटर और इंटरेस्टिंग होने लगी थी। अब ह्यूमंस ने पत्थरों को तराशकर छोटे और ज्यादा शार्प टूल्स बनाना सीख लिया था, और अब वो अकेले घूमने के बजाय छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर साथ रहने लगे थे। पर इस टाइम की सबसे बड़ी बात क्या थी पता है? एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना, यानी उन्हें पालना शुरू कर दिया गया था। सबसे पहले कुत्तों को पाला गया था, जो हंटिंग और प्रोटेक्शन में उनकी मदद करते थे। मतलब लाइफ अब थोड़ी स्टेबल और ऑर्गेनाइज होने लग गई थी। और अब आता है ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, नियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज की उस भटकती हुई केव लाइफ के बिल्कुल ऑपोजिट, यहाँ ह्यूमंस ने फार्मिंग स्टार्ट कर दी थी। अब उन्हें खाने के लिए यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने फसलें उगाना सीख लिया था, और अपने खेतों की देखभाल करने के लिए उन्होंने परमानेंट हाउसेज बनाए। ये एक ऐसा अल्टीमेट मोमेंट था जब अर्ली ह्यूमंस सिर्फ फूड कंज्यूम करने के बजाय फूड प्रोड्यूस करने लगे थे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, अर्ली सिविलाइजेशंस। आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है दिमाग में, आखिर ये सिविलाइजेशन होती क्या है? देखो, जब किसी सोसाइटी में प्रॉपर सिटीज डेवलप हो जाती हैं, जब उनके पास कम्युनिकेट करने के लिए एक राइटिंग सिस्टम होता है, और जब वो बड़े स्केल पर ट्रेड यानी व्यापार करने लगते हैं, तब उस डेवलप्ड सोसाइटी को हम सिविलाइजेशन कहते हैं। ये नॉर्मल गांव से कहीं ज्यादा बड़ी, कॉम्प्लेक्स और एकदम वेल फंक्शनिंग सोसाइटी होती है। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सबसे फेमस और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें हड़प्पा और मोहेंजोदारो जैसे सिटीज थे, और ये कोई आम सिटीज नहीं थे। ये पूरी तरह से वेल प्लान्ड थे। इनकी सड़कें एक ग्रिड पैटर्न में बनी थी, और सबसे कमाल की बात तो इनका ड्रेनेज सिस्टम था। हर घर की नालियां ढकी हुई थीं और मेन स्ट्रीट के ड्रेनेज से जुड़ी थीं। लिटरली इनका सेटअप आज के कई मॉडर्न सिटीज को भी टक्कर दे सकता है। पर ये कमाल का डेवलपमेंट सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा था। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी ऐसी ही सिविलाइजेशंस उभर रही थी, जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना और अपनी इंडस वैली। इन सब में कॉमन पैटर्न है, क्या आपने नोटिस किया? ये सारी सिविलाइजेशंस रिवर्स के पास ही डेवलप हुई। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, वाटर इक्वल्स लाइफ। फार्मिंग के लिए, पीने के लिए और ट्रेड रूट्स के लिए नदियां ही उनका सबसे बड़ा लाइफ सपोर्ट सिस्टम थी। चलिए अब देखते हैं अपना थर्ड सेक्शन, अनकवरिंग हिस्ट्री थ्रू सोर्सेज। अब यहाँ एक क्रिटिकल क्वेश्चन आता है। सोचो, अर्ली ह्यूमंस के टाइम पर तो ना कोई पेपर था, ना पेन। लोग डायरिया नहीं लिखते थे।
तो आज के हिस्टोरियंस को इतने कॉन्फिडेंस के साथ आखिर ये सब पता कैसे चलता है? कैसे जानते हैं वो कि लोग केव्स में रहते थे या हड़प्पा का ड्रेनेज सिस्टम कैसा था? वो हजारों साल पुराना सच कैसे ढूंढ निकालते हैं? चलो इस हिस्टोरिकल डिटेक्टिव वर्क को थोड़ा समझते हैं। इस हिस्ट्री की मिस्ट्री को सॉल्व करने का पहला तरीका है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इसमें वो सारी फिजिकल चीजें आती हैं जो जमीन के नीचे दबी रह गईं और एक्सकवेशन यानी खुदाई के दौरान हमें मिली, जैसे पुराने स्टोन टूल्स, पॉटरी, कॉइन्स, बिल्डिंग्स के खंडर या पत्थरों पर लिखे गए इंस्क्रिप्शंस। जब आर्कियोलॉजिस्ट इन चीज़ों को स्टडी करते हैं तो उन्हें उस टाइम के लोगों के लाइफस्टाइल और उनके काम के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ये बिल्कुल किसी क्राइम सीन पर आकर एविडेंस इकट्ठा करने जैसा है। फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बाद एक टाइम आया जब इंसानों ने आखिरकार लिखना शुरू कर दिया। यहाँ से आते हैं लिटरेरी सोर्सेज। ये वो बुक्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो पास्ट में लिखे गए थे। इन्हें हम मेनली दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहले हैं रिलीजियस टेक्स्ट्स, जैसे कि वेदास, जो हमें उस टाइम के रिलीजन और बिलीफ्स के बारे में बताते हैं, और दूसरे हैं नॉन रिलीजियस टेक्स्ट्स, जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र। इन टेक्स्ट से हमें एंशिएंट सोसाइटी, कल्चर और गवर्नेंस के बारे में बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है। हिस्ट्री समझने का एक और बड़ा ही मजेदार सोर्स है फॉरेन अकाउंट्स, मतलब बाहर से आए हुए लोगों का नजरिया। जब कोई फॉरेन ट्रैवलर किसी नए देश में आता है तो वो चीजों को एकदम फ्रेश आउटसाइडर पर्सपेक्टिव से देखता है। एंशिएंट टाइम में मेगास्थनीज और फैक्सियन जैसे ट्रैवलर्स इंडिया आए थे। उन्होंने यहाँ जो भी देखा उसे बुक्स में रिकॉर्ड किया। ये अकाउंट्स बहुत वैल्यूएबल हैं क्योंकि इनमें एक अनबायस्ड व्यू मिलता है कि बाकी दुनिया हमारी सोसाइटी को किस नज़र से देखती थी। अब आते हैं फाइनल सेक्शन पर, व्हाई मल्टीपल सोर्सेज मैटर। सोचिए, अगर हिस्ट्री की कोई एक बुक मिल जाए या एक पुराना सिक्का मिल जाए तो क्या हमें उसी के बेसिस पर पूरी कहानी सच मान लेनी चाहिए? क्या सिर्फ एक सोर्स पूरी और एक्यूरेट पिक्चर दिखा सकता है? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। एक अच्छे हिस्टोरियन को ये बात बहुत अच्छे से पता होती है। पर ऐसा क्यों एक एविडेंस काफी नहीं होता? क्योंकि सच कभी किसी एक सोर्स से पूरा नहीं होता। एक्यूरेट हिस्ट्री हमें तभी मिलती है जब हम अलग अलग सोर्सेज को एक साथ कंपेयर करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो किसी राजा की बुक कहती है कि उसके राज्य में सब बहुत अमीर थे, लेकिन उसी टाइम के आम लोगों के घरों की जब खुदाई होती है तो वहां बहुत ही साधारण टूल्स और गरीबी के निशान मिलते हैं। तो सच क्या है? सच तब निकल कर आएगा जब इन दोनों सोर्सेज को क्रॉस चेक किया जाएगा, तभी एकदम क्लियर और सटीक हिस्ट्री बन पाती है। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के एंड में आते हैं। एक बहुत ही पावरफुल कोट है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। हिस्ट्री सिर्फ कहानियां नहीं है, ये एविडेंस पर बेस्ड होती हैं। जितने ज्यादा सोर्सेस उतनी क्लियर पिक्चर। आज हमने देखा कि कैसे अर्ली ह्यूमंस ने डार्क केव्स से निकलकर प्लैन्ड सिटीज बनाए और कैसे हिस्टोरियंस अलग अलग क्लूज की मदद से इस हिस्ट्री को जिंदा करते हैं। अगली बार जब आप कोई पुरानी बिल्डिंग या कॉइन देखें तो जरूर सोचना कि वो अपने अंदर कौन सी छिपी हुई कहानी बता रहा है। आज के सेशन में जुड़ने के लिए थैंक यू। सीखते रहिए और अपनी हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते रहिए।